नमस्कार। आज हम जेनेटिक्स की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प विषय है इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। हाँ, ये नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं पर हैं बड़े कमाल के। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि जीन्स के ये टुकड़े कैसे तय करते हैं कि प्रोटीन कैसे बनेगा। मतलब अक्सर लगता है ना कि पूरा जीन ही कोड करता है। हाँ, ये कॉमन धारणा है, पर असल कहानी थोड़ी ज्यादा पेचीदा और मजेदार है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, देखते हैं ये इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स आखिर हैं क्या और जीवन की इस मशीनरी में इनका रोल क्या है। जरूर। कहाँ से शुरू करें? एक्सॉन से? हाँ, एक्सॉन्स से शुरू करते हैं। तो ये वो हिस्से हैं जो एक्सप्रेस होते हैं, मतलब जिनमें असली कोड होता है प्रोटीन बनाने का। एकदम सही। आप कह सकते हैं कि प्रोटीन बनाने की जो मुख्य रेसिपी है वो इन्हीं एक्सॉन में लिखी होती है। और ये न्यूक्लियस से बाहर भी जाते हैं। हाँ, प्रक्रिया के दौरान यही वो हिस्से हैं जो फाइनल मैसेज बनकर, मतलब एमआरएनए बनकर न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाते हैं जहां प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो एक्सॉन मतलब जरूरी जानकारी वाले हिस्से जी। लेकिन फिर ये इंट्रॉन्स क्या हैं जो इनके बीच बीच में होते हैं? काफी टाइम तक तो इन्हें जंक डीएनए कहते थे। हाँ, ये बात बहुत सालों तक चली। इंट्रॉन मतलब वो हिस्से जो एक्सॉन के बीच में पाए जाते हैं। और ये सच है कि ये सीधे सीधे प्रोटीन कोड नहीं करते। तो फिर बेकार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो मजा है। पहले लगता था बेकार है, पर अब पता चला है कि ये बेकार हिस्से असल में बड़े काम के हो सकते हैं। अच्छा, जैसे कि? देखिए, भले ही वो फाइनल प्रोटीन का हिस्सा ना बने, पर वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में, मतलब रेगुलेट करने में भूमिका निभा सकते हैं। रेगुलेट मतलब कब और कितना प्रोटीन बनेगा इस सब में? कुछ वैसा ही। वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं और जब आरएनए बनता है तो उन्हें हटा दिया जाता है, लेकिन उनके होने या हटने के तरीके से भी फर्क पड़ सकता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब वो हटाए तो जाते हैं पर फिर भी जरूरी हैं। एग्जैक्टली। आप उन्हें एडिटिंग प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा समझ सकते हैं, जो भले ही फाइनल प्रोडक्ट में न दिखे पर प्रोसेस को प्रभावित करता है। ओके, तो ये पूरी प्रक्रिया डीएनए से शुरू होती है, फिर उससे कुछ बनता है एचएनआरएनए। हाँ बिल्कुल। डीएनए से पहले एक तरह का कच्चा ड्राफ्ट बनता है आरएनए का, उसे कहते हैं एचएनआरएनए, यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। और इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं एक साथ। हाँ, उसमें सब कुछ होता है, जैसे बिना एडिट की हुई फिल्म। एक्सॉन भी, इंट्रॉन भी, सब एक लाइन में। तो फिर इसकी एडिटिंग होती होगी? बिल्कुल। अगला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब काटना और जोड़ना। हाँ, बहुत सटीक तरीके से। एक खास मशीनरी आती है, वो एचआरएनए में से इंट्रॉन्स को पहचान कर काट कर निकाल देती है। अच्छा। और फिर जो एक्सॉन बचते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती है सही क्रम में। समझ गई। तो इस कटाई छटाई के बाद जो बचता है वो है फाइनल मैसेज। वही है मैच्योर एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए। अब ये तैयार है न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए और राइबोसोम के पास जाकर प्रोटीन बनवाने के लिए। गॉट इट। डीएनए से एचआरएनए, फिर स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन हटे, एक्सॉन जुड़े और बन गया एमआरएनए। हाँ, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है। ओह, और क्या है? एक चीज होती है ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब स्प्लाइसिंग के और भी तरीके हैं? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि कोशिका उसी एक एचआरएनए से, जिसमें कई एक्सॉन हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक्सॉन को जोड़ सकती है। मतलब एक ही कच्चे ड्राफ्ट से अलग अलग फाइनल मैसेज। एग्जैक्टली। सोचिए, आपके पास लेगो के 5 ब्लॉक हैं। आप कभी 1, 3, 5 को जोड़कर कुछ बनाते हैं, कभी 1, 2, 4 को जोड़कर। ब्लॉक्स वही हैं पर फाइनल चीजें अलग अलग। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही जीन से कोशिका कई तरह के अलग अलग प्रोटीन बना सकती है। हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से हमारे जीनोम में जितने जीन हैं, हम उससे कई ज्यादा तरह के प्रोटीन बना पाते हैं। कमाल है। इससे तो प्रोटीन की विविधता बहुत बढ़ जाती होगी। बहुत ज्यादा। ये ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ही है जिसके कारण, जैसे आपने पहले बताया, डोपामाइन रिसेप्टर्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, या मांसपेशियों और दिमाग में ट्रोपोमायोसिन जैसे प्रोटीन के अलग अलग रूप मिलते हैं। हमारी एंटीबॉडीज भी इम्यून सिस्टम वाली। हाँ, हमारी एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोग्लोबुलिन की जो विविधता है, उसका एक बड़ा कारण ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ही है। ये शरीर को विभिन्न खतरों से लड़ने की क्षमता देता है। मतलब ये जेनेटिक कोड काफी फ्लेक्सिबल है, जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल।
ये अनुकूलन क्षमता देता है और इसका एक डार्क साइड भी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। डार्क साइड? हाँ, कुछ मामलों में जैसे कैंसर कोशिकाएं वो भी इस ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का चालाकी से इस्तेमाल कर सकती हैं। कैसे? वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके ऐसे प्रोटीन बना सकती हैं जो उन्हें हमारी इम्यून सिस्टम यानी रक्षा प्रणाली से बचने में मदद करें। ओह, ये तो दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी पावरफुल और दो धारी तलवार जैसी है। सही कहा। ये जेनेटिक जानकारी की गतिशीलता और अनुकूलन क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, एक्सॉन वो हिस्से हैं जिनमें प्रोटीन का कोड है। Exactly. इंट्रॉन जो बीच में होते हैं और हटा दिए जाते हैं, वो जंक नहीं है बल्कि रेगुलेशन में भूमिका निभा सकते हैं। हाँ। और फिर स्प्लाइसिंग होती है जिससे इंट्रॉन हटते हैं और एक्सॉन जुड़ते हैं। और सबसे कमाल की बात, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, जिससे एक ही जीन से कई अलग अलग प्रोटीन बनकर विविधता पैदा होती है। बिल्कुल सही, निचोड़ यही है। बहुत ही दिलचस्प बातचीत रही है। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जरूर। जीनोम का वो बड़ा हिस्सा जिसे हम नॉन कोडिंग मानते हैं, जिसमें इंट्रॉन भी आते हैं, वो असल में जीवन की प्रक्रियाओं को कितनी गहराई और बारीकी से नियंत्रित करता है, जिसके बारे में हम शायद अभी बहुत कम जानते हैं। सोचने वाली बात है। इस रेगुलेशन के और कितने अनदेखे पहलू हो सकते हैं जो हमारी बायोलॉजी को चलाते हैं। बिल्कुल, शायद भविष्य की खोजें हमें इसी दिशा में ले जाएं।